सबसे पहले तो जो बच्चे टीजीटी कमीशन और एचपीआरसीए यानी कि राज्य चयन आयोग के द्वारा अब आगे आने वाली वैकेंसीज जिनमें जैसे क्लर्क हो गया, जेओए हो गया, स्टेनो हो गया, जेबीटी हो गया, टीजीटी कमीशन हो गया, जो भी एग्जाम हो उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उन बच्चों के पास इस बार जो है तो गोल्डन चांस होने वाला है। टीजीटी कमीशन में मैं अगर स्पेशली टीजीटी आर्ट्स कमीशन के बच्चों की बात करूं तो उनके लिए यह गोल्डन चांस के साथ साथ फाइनल चांस भी रहेगा। तो इस बार देखो आपको अपना 100% देना है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तब। साथ ही साथ अगर किसी के भाई बहन या फिर दोस्त गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो उनके पास भी हमारी वीडियोस को शेयर कर दें। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस देखो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो संभावना है कि आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग हो गया या फिर शिमला बोर्ड हो गया, उन एग्जाम्स में यह क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। पार्ट 1 देखो यह वीडियो रहेगी, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज born out of the merger of three banks. Which of the following is not this bank? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जन्म 3 बैंकों के विलय से हुआ था। इनमें से यह बैंक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो आपको सिंपली यहां पर पूछा गया है कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसकी स्थापना 3 बैंकों के मर्जर से की गई है। अब वह 3 बैंक इन्हीं ऑप्शंस में देकर के रखे हैं, आपको बताना है कि उन 3 बैंकों में अलग यहां पर कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था इसकी स्थापना 3 बैंकों के मर्जर से हुई थी, और कब हुई थी वो भी आपसे पूछा जाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो वो की गई थी 1921 में। अब वो किस किस तरह से की गई थी, तो सबसे पहले तो इसमें बैंक ऑफ कलकत्ता, जिसको हम बैंक ऑफ बंगाल कहते हैं, उसको यहाँ पर मर्ज किया गया था। साथ ही साथ बैंक ऑफ बॉम्बे को भी मर्ज किया गया था, और साथ ही साथ बैंक ऑफ मद्रास को मर्ज किया गया था। तो इन 3 बैंकों को मिलाकर के इंपीरियल बैंक की यहाँ पर स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, तो 1921 में की गई थी। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा नहीं हो जाएगा, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान यहाँ पर नहीं हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में की गई थी। अब यहां से भी देखो एक क्वेश्चन बनता है कि कब ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था इसको एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज किया गया था या फिर कन्वर्ट कर दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि कब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, या फिर कब ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था इसको कन्वर्ट कर दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो इसको किया गया था 1 जुलाई 1955 को। कब किया गया था? 1 जुलाई 1955 को। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी, तो वो की गई थी 1 जुलाई 1955 को। और ये पूरी की पूरी डेट देखो आपको ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में बनता है। अच्छा, ये जो एसबीआई है इसकी स्थापना हुई 1955 को, तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है मुंबई के नरीमन पॉइंट में। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर भी हमने देख लिया, इसकी स्थापना भी हमने देख ली। तो प्रेजेंट की अगर बात करें तो प्रेजेंट में ये जो एसबीआई है यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है श्रीनिवासुलु शेट्टी। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये बहुत से बेसिक से क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देख लिए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम इज द बैंकिंग रिफॉर्म्स कमेटी नोन? तो बैंकिंग सुधार समिति को किस नाम से जाना जाता है? तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित कौन सी कमेटी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी नरसिम्हन समिति। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपसे पूछा जाएगा बैंकिंग रिफॉर्म्स के बारे में, उससे संबंधित कौन सी समिति है, तो वो हो जाएगी नरसिम्हन समिति। इसी तरह बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि ऑप्शन ए में शाही आयोग दिया गया है, ऑप्शन बी में भगवती समिति दी गई है, ऑप्शन सी में शिवरमन समिति दी गई है। तो यहां से भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब भी शाही आयोग की बात आएगी तो आपको ध्यान में रखना है कि इसी शाही आयोग को यंग हिल्टन आयोग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यंग हिल्टन आयोग। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। तो यंग हिल्टन आयोग किसे कहा जाता है? तो वह शाही आयोग को ही कहा जाता है। और इसी यंग हिल्टन आयोग से आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि ये जो शाही आयोग है इसी को यंग हिल्टन आयोग कहा जाता है, और इसी के सिफारिश पर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी में देखो भगवती समिति। तो भगवती समिति से संबंधित आपको ध्यान में रखना है अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित कौन सी कमेटी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी भगवती कमेटी
ये भी आपको पता चल गया। उसी तरह ऑप्शन सी में देखो, शिव रमन समिति। तो शिव रमन समिति किससे संबंधित है? आप सभी ने एक नाम सुना होगा, नाबार्ड। तो नाबार्ड की स्थापना कौन सी समिति की सिफारिश पे की गई थी? तो वह शिव रमन समिति की सिफारिश पे ही की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए। नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। ये डेट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक से क्वेश्चन होते हैं जो कि हर एक बच्चे को पता होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने 4 पॉइंट्स देख लिए। शाही आयोग भी हमने देखा, भगवती कमेटी भी हमने देख ली, शिवरमन कमेटी भी हमने देख ली और नरसिम्हन कमेटी भी हमने देख ली। कुछ और कमेटीज भी आपसे पूछी जाती हैं, जैसे कि एक नाम आपसे सुना होगा, चलैया कमेटी। तो चलैया समिति यह किससे संबंधित है? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि टैक्स रिफॉर्म से संबंधित कौन सी कमेटी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी चलैया समिति। एक और कमेटी आपको ध्यान में रखनी है, तो वो है मल्होत्रा समिति। कौन सी है? मल्होत्रा समिति। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि इंश्योरेंस से संबंधित कौन सी कमेटी हो जाएगी, इंश्योरेंस रिफॉर्म से संबंधित कौन सी कमेटी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी मल्होत्रा समिति। ये क्वेश्चंस हैं, देखो बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इनको आपको बार बार यहाँ पर रिवाइज करना है। बाकी वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही होगी तो जरूर से देखो, इस वीडियो को लाइक कर दें। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो वहां पर जाकर भी फॉलो जरूर कर लें। लिंक देखो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो, लिंक कई बार चलता नहीं है, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @Let'sPrepare2 सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वारी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज आउट ऑफ 4 इज नॉट लोकेटेड रिजर्व बैंक मिंट। तो रिजर्व बैंक टकसाल 4 हैं, जो निम्नलिखित में से किस जगह पर नहीं है? तो रिजर्व बैंक टकसाल, अब टकसाल क्या होता है? जहां पर सिक्के जो है तो ढलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जहां पर सिक्के बनते हैं। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सिक्कों की, यानी कि कॉइन्स की। आपको ध्यान में रखना है, मैं यहाँ पर नोट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपके सामने यहाँ पर पता चल गया आपको कि ये जो रिजर्व बैंक टकसाल है यह कितनी है, यानी जहां पर सिक्के ढलते हैं तो वो जगह कितनी है? तो वो है 4। तो आपको बताना है कि कौन सी वह 4 जगह इनमें से नहीं हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मुंबई में सिक्के ढलते हैं, बिल्कुल ढलते हैं। नोएडा में भी सिक्के ढलते हैं, कलकत्ता में भी टकसाल है, बट राजस्थान में टकसाल नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाएगा तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा मुंबई में है, नोएडा में है, कलकत्ता में है। अच्छा, वो चौथा कौन सा बच गया? चौथी जगह कौन सी बच गई? तो वो है हैदराबाद। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि रिजर्व बैंक टकसाल कितनी जगह पर है, तो वह 4 जगह पर आपको ध्यान में रखना है। एक तो मुंबई में है, एक नोएडा में है, एक कलकत्ता में है और एक हैदराबाद में है। ये आपको पता चल गया। अब ये तो हमने देखा क्वाइंस के कॉन्टेक्स्ट में। अब जब भी आपसे पूछा जाएगा कि किस किस जगह पर भारत में नोट प्रिंटिंग प्रेस है, अब ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि कहाँ कहाँ पर नोट प्रिंटिंग प्रेस है, तो वो भी 4 जगह पर ही है। तो वो 4 जगह कौन कौन सी है? तो एक तो उनमें आ जाता है देवास, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। एक इसमें आ जाता है नासिक, और नासिक आप सभी को पता है कहाँ पर है, तो वो है महाराष्ट्र में। एक इसमें क्या आ जाता है? एक इसमें आ जाता है सालबोनी, और सालबोनी कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी बंगाल में, यानी कि वेस्ट बंगाल में। और एक आपको ध्यान में रखना है मैसूर, और मैसूर भी आप सभी को पता है कहाँ पर है, तो वो है कर्नाटक में। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कौन कौन सी जगह पर नोट प्रिंटिंग प्रेस है, तो नोट की जब भी बात आएगी तो वो 4 जगह पर है। और वो 4 जगह मैंने आपको नाम के साथ साथ जो है तो उनकी स्टेट भी बता दी, वो आपको पता होनी चाहिए। और जब भी आपसे टकसाल पूछेंगे तो वो भी 4 है, और वो 4 जगहें भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। तो ये क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, और आपके प्रीवियस हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में देखो पूछे जा चुके हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। बाकी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहा है, या जब भी आपके एग्जाम्स नजदीक में आ जाएं, तो देखो आपको सिंपली क्या करना है, हमारी पुरानी इकोनॉमी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहां पर आई थिंक मैंने 9 वीडियोस डाल रखी हैं। तो आपको उन वीडियोस को भी चेकआउट करना है। इससे देखो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमीरपुर बोर्ड पहले एग्जाम्स में क्वेश्चंस यहाँ पर पूछता था, किस तरीके से एक ही क्वेश्चन को लिंक करके वह आपसे क्वेश्चंस यहाँ पर बनाता था, आपको कंफ्यूज करता था, और आप वहां पर कंफ्यूज होकर के गलत टिक ऑप्शन टिक कर देते थे। तो वो सारा का सारा आपको यहाँ पर चेकआउट करना है। आपको यहाँ पर देखना है कि आप किस तरह से खुद को मेरिट में ला सकते हैं, और किस तरह से आप अपनी सिलेक्शन को भी पक्की करवा सकते हैं। बाकी इस वीडियो, ये जो हमने पुरानी इकोनॉमी की प्लेलिस्ट डिस्कस की हुई थी, इन वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में भी डाल दूंगा, तो वहां पर जाकर के भी आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन एंड अंडर विच एक्ट वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब व किस अधिनियम के तहत हुई थी? अभी मैंने आपको बताया था कि आरबीआई की स्थापना
किस कमीशन की सिफारिश पे हुई थी? तो वो था यंग हिल्टन आयोग, जिसको हम शाही आयोग भी कहते हैं। और कब इसकी स्थापना की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। और किस एक्ट के तहत की गई थी? तो वह 1934 का एक्ट था। तो ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। अब आरबीआई की यहाँ पे बात आई है, तो पहले जब भी आरबीआई की बात आती थी तो आरबीआई से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो सारे के सारे मैं आपको बताता था। तो आज भी मैं आपको वन बाय वन आरबीआई से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी क्वेश्चंस हमीरपुर बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, वो सारे के सारे आपको बताऊंगा। जैसे कि एक तो आपको पता चल गया कि आरबीआई की स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पे की गई थी? तो वो था यंग हिल्टन आयोग, जिसको हम शाही आयोग भी कहते हैं। और एक आपको पता चल गया कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और किस एक्ट के तहत की गई थी? 1934 के एक्ट के तहत की गई थी। और उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इसकी स्थापना की गई थी, 1935 में इसकी स्थापना की गई थी, तो उस समय इसका हेडक्वार्टर कहां पर था? तो उस समय इसका हेडक्वार्टर कहां पर था? तो वो था कोलकाता में। बट 1937 में कोलकाता से हेडक्वार्टर शिफ्ट करके कहां पर शिफ्ट किया गया? तो प्रेजेंट में कहां पर है? तो वो है मुंबई में। तो 1937 में इसके हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया गया था, जो कि प्रेजेंट तक जो है तो कहां पर है? तो वो है मुंबई में। अब अगर आपसे पूछेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आपने मुंबई यहां पर टिक करना है। ये आपको पता चल गया। एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि आरबीआई के लोगो पर किसका चित्र है? तो एक तो आपको ध्यान में रखना है कि आरबीआई के लोगो पर पाम ट्री का चित्र है और एक रॉयल बंगाल टाइगर का चित्र है। ये पॉइंट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत बार हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो वो थे ओसबोर्न स्मिथ। और जब भी बात आएगी आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो हो जाएंगे सीडी देशमुख। और प्रेजेंट का भी मैं आपको बता देता हूं कि प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो प्रेजेंट का आपको ध्यान में रखना है, तो वो है संजय मल्होत्रा। और ये कौन से नंबर के आरबीआई के गवर्नर है? तो ये 26वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर है। अब जब भी एग्जामिनर को आपको कंफ्यूज करना होता है, तो वो ये नहीं पूछता कि संजय प्रेजेंट में जो है तो आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो वो पूछता है कि कौन से नंबर के गवर्नर है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यह 26वें नंबर के गवर्नर है। ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। तो आरबीआई से संबंधित जितने भी पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। ये आपको पता होने चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। अच्छा, मैं दो क्वेश्चन यहां से आपसे पूछता हूं। एक तो पीएनबी, इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसकी स्थापना कब की गई थी, वो आप नीचे कमेंट्स में बताओ। और एक एचडीएफसी, इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी, वो देखो आपको नीचे कमेंट में हमें बताना है। अगर आपको नहीं आता है तो गूगल पे जाओ, सर्च करो और सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द बजट इज वन। तो बजट क्या है? क्या यह एक टाइप ऑफ प्लान आउटले है, या फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, या फिर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर है, या फिर यह एक बैलेंस शीट है? तो बजट का आपको ध्यान में रखना है कि यह एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण है। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको यहाँ पर कंफ्यूज किया जाता है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आपसे सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि ये जो बजट है, ये जो बजट शब्द है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है? अब कुछ एक बच्चे यहाँ पर 112 जो 112 आर्टिकल है वहां पर टिक करके जो है तो इस क्वेश्चन को सही मान लेते हैं, बट ये यहाँ पर गलत हो जाता है। आपको देखो ध्यान में रखना है कि बजट शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं किया गया है। बजट शब्द कहीं भी जो है तो हमारे भारतीय संविधान में नहीं लिखा गया है। तो हमारे भारतीय संविधान में बजट को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जब भी आपसे पूछा जाएगा कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है, तो वो आपने टिक करना है 112 आर्टिकल में। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर भी आपको कुछ एक पॉइंट्स में कंफ्यूज किया जाता है। अब बजट भी दो तरह का होता है। एक तो आपको पता है कि एक होता है सेंटर का बजट यानी कि केंद्र बजट, और एक होता है राज्य बजट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जब भी सेंटर की बात आएगी, तो सेंटर बजट की बात आएगी, केंद्र बजट की बात आएगी, तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 112 आर्टिकल। बट जब भी राज्य के बजट की बात आएगी तो आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है 202। ये दो पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं, यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज किया जाता है। और एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, क्या बजट एक मनी बिल है, यानी कि क्या एक बजट जो है तो धन विधेयक है या फिर नहीं है? तो जब भी बात आएगी मनी बिल की कि क्या बजट एक मनी बिल है या नहीं है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। बजट बिल्कुल जो है तो एक मनी बिल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह की स्टेटमेंट से भी क्वेश्चंस यहाँ पर बन जाते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टू मेजर इन्फ्लेशन इन इंडिया इज पुट इनटू यूज। तो भारत में जो मुद्रास्फीति है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है? तो जब भी बात आएगी मुद्रास्फीति की,
मुद्रास्फीति को ही हम जो है तो इन्फ्लेशन कहते हैं या फिर महंगाई कहते हैं, या फिर मैं सिंपल वर्ड्स में अगर आपको बताऊं तो कीमत में लगातार होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, या फिर लगातार होने वाली महंगाई को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं मुद्रास्फीति। अब मुद्रास्फीति को हम किससे मापते हैं? क्या हम इसको सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से मापते हैं, या फिर होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि डब्ल्यूपीआई से मापते हैं, या फिर फिशर आइडल इंडेक्स से मापते हैं, या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ लेबर इंडेक्स से मापते हैं? तो जब भी बात आएगी इन्फ्लेशन की यानी कि मुद्रास्फीति की, तो इसको हम होलसेल प्राइस इंडेक्स से मापते हैं यानी कि थोक मूल्य सूचकांक से मापते हैं। तो यहाँ पर बात किसकी आ गई? तो वो आ गई डब्ल्यूपीआई की। यहाँ पर आपको पता चल गया कि भारत में महंगाई को किससे मापा जाता है, तो वो मापा जाता है डब्ल्यूपीआई यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स से इसको मापा जाता है। अब यहाँ से देखो बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हुए हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। आपके देखो हमीरपुर बोर्ड के ही एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है कि ये जो डब्ल्यूपीआई है यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसका हम आधार वर्ष क्या लेते हैं? तो इसका आधार वर्ष आपको ध्यान में रखना है 2011 और 12 इसका आधार वर्ष है, और यह हम जो है तो 2017 से इसी आधार वर्ष को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। या फिर मैं अगर आपको बताऊं कि 2017 से ही इसी आधार वर्ष को इम्प्लीमेंट जो है तो किया जा रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आधार वर्ष अगर पूछेंगे तो वो हो जाएगा 2011 और 12। और डब्ल्यूपीआई का आपको ध्यान में रखना है, एक तो डब्ल्यूपीआई हो गया और एक ऑप्शन ए में देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई हो गया। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये जो डब्ल्यूपीआई है यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसमें केवल और केवल वस्तु यानी कि गुड्स शामिल होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बट जब भी सीपीआई की बात आएगी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात आएगी, तो इसमें गुड्स यानी कि वस्तु के साथ साथ सेवा यानी कि सर्विसेज भी शामिल होती हैं। यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज किया जाता है, तो ये 2 पॉइंट भी मैंने आपको बता दिए, यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी डब्ल्यूपीआई की बात आएगी तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो तो वस्तु यानी कि गुड्स शामिल होती हैं, बट जब भी सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात आएगी तो यहाँ पर गुड्स यानी कि वस्तु के साथ साथ सेवा यानी कि सर्विसेज भी शामिल होती हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको कंफ्यूज किया जाता है, तो वहीं से आपको यहाँ पर बचना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, कुछ एक बच्चे देखो तैयारी तो करते हैं, बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, बट होता क्या है कि वो बेसिक पढ़ना ही छोड़ देते हैं और एडवांस की तरफ यहाँ पर चले जाते हैं। इससे होता क्या है कि जो 1-2 नंबर का गैप पड़ता है, 1-2 नंबर से वह जो है तो एग्जाम में सिलेक्शन लेने से पीछे हो जाते हैं। तो वही 1-2 नंबर आपको यहाँ पर बचाने हैं। ये जो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, इन पर आपको बार बार जो है तो टारगेट करना है, बार बार इनको पढ़ना है। यही देखो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 1-2 नंबर से या तो आपकी सिलेक्शन रोक देते हैं या फिर आपकी सिलेक्शन करवा देते हैं। तो वही बेसिक क्वेश्चंस मैं आपके यहाँ पर कवर करवा रहा हूँ, तो ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच सेक्टर इज इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड? तो अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो क्या यह बैंकिंग सेक्टर में पाई जाती है, सर्विस सेक्टर में पाई जाती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में पाई जाती है, या फिर इंडस्ट्री सेक्टर में पाई जाती है? तो ये तो आप सभी को पता होगा कि अदृश्य बेरोजगारी को ही हम जो है तो छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, और इसी को हम जो है तो प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। तो छिपी हुई बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर अदृश्य बेरोजगारी, यह कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कृषि क्षेत्र में यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब देखो होता क्या है, मान के चलो एग्रीकल्चर सेक्टर की यहाँ पे बात आई है, कृषि की यहाँ पे बात आई है, तो कोई खेत है, उस खेत पर काम सिर्फ 2 लोगों का है, बट वहां जो है तो 5 या फिर 6 लोग जो है तो काम कर रहे हैं। अब आप सभी को यहाँ पर पता चल गया सिर्फ 2 लोगों का काम करने की यहाँ पर क्षमता है, बट 3 लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा ही जुड़े हुए हैं। तो वो 3 लोग खुद को क्या समझ रहे हैं कि हमको एम्प्लॉयमेंट मिल चुका है, बट असलियत में वह जो है तो बेरोजगार ही होते हैं। तो यही क्या होती है, यही अदृश्य बेरोजगारी होती है। एक पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, जहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, जहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जिसको हिंदी में सीमांत उत्पादकता बोला जाता है, तो जहां पर भी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है, वहां पर छिपी हुई बेरोजगारी जो तो पाई जाती है। ये क्वेश्चन सेंटर लेवल के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार होता है कि जो सेंटर में क्वेश्चन से पूछे गए होते हैं, वह जो है तो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया जहां पर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी कि सीमांत उत्पादकता 0 होती है, वहां पर जो है तो छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिडबी हैज बीन एस्टेब्लिश। तो सिडबी इसकी स्थापना क्यों की गई थी? टू प्रोवाइड फाइनेंस टू कॉटेज इंडस्ट्री, या फिर टू प्रोवाइड फाइनेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, या फिर टू प्रोवाइड फाइनेंस टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, या फिर टू प्रोवाइड फाइनेंस टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अब जिस भी बच्चे को सिडबी की फुल फॉर्म आती होगी तो वो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन यहाँ पर टिक कर देगा। तो सिडबी की फुल फॉर्म क्या है?
तो वो है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में आप देख सकते हैं कि सिडबी की स्थापना क्यों की गई होगी, टू प्रोवाइड फाइनेंस टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने हेतु। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से भी आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। सिडबी की यहाँ पे बात आई है तो सिडबी की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो सिडबी की स्थापना जो तो 1990 में की गई थी। एक्चुअली आपको पूरी की पूरी डेट ही ध्यान में रखनी है। 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना की गई थी। और देखो इसका हेडक्वार्टर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, सिडबी की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से की गई थी? तो 1990 में तो इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसका एक्ट कब का था, तो वो था 1989 का। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि सिडबी को कौन रेगुलेट करता है? तो सिडबी को कौन रेगुलेट करता है, तो वह आरबीआई के द्वारा जो है तो रेगुलेट की जाती है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि सिडबी को कौन रेगुलेट करता है, तो आरबीआई के द्वारा सिडबी को रेगुलेट किया जाता है। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है, आरआरबी, आरआरबी की स्थापना कब की गई थी और आरआरबी की फुल फॉर्म क्या है, वो देखो आपको नीचे कमेंट में हमें बताना है। बाकी जो हमने पुरानी इकोनॉमी की प्लेलिस्ट डिस्कस की हुई थी, इकोनॉमी की वीडियोस डिस्कस की हुई थी, जो आपके पिछले हमीरपुर बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए थे इकोनॉमी से संबंधित, वो आप अभी जो है तो स्क्रीन पर देख सकते हैं। टोटल हमने यहाँ पर 9 वीडियोस डिस्कस की हुई हैं, तो यहाँ पर भी क्लिक करके आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।